सो मैं नमस्कार करता हूं आप सब लोगों का आज के इस स्पेशल वेबिनार में। मेरा नाम मोहित अहलावत है और मैं वाजीराम एंड रवि में शोर शोट मुख्य परीक्षा प्रोग्राम में प्रोग्राम हेड के तौर पे काम करता हूं। सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो हिंदी मीडियम के छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पहली बार द शोर शॉट मेंस प्रोग्राम जो है, मुख्य परीक्षा प्रोग्राम जो है, वो हिंदी में लॉन्च किया जा रहा है 19 तारीख से 19 जुलाई से। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ों पे भी बात करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये लेक्चर आपके लिए जरूर है। अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। मेरे साथ सच्ची मैम हैं, सच्ची शर्मा। सच्ची मैम 2024 की जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें इनको 550वीं रैंक इन्होंने प्राप्त करी थी। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रैंकर हैं हमारे पास। ये शोर शॉट मुख्य परीक्षा की टीम का भी पार्ट हैं ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें शुरुआत में ही लिखा हुआ है रैंकर्स नेतृत्व श्रृंखला, राइट, कि रैंकर्स लेड मेंस टेस्ट सीरीज। तो इस टीम में और भी ज्यादा रैंकर्स हैं। मेरे सामने कुछ छात्र बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। शुरुआत में प्रोग्राम पहली बार हिंदी में लॉन्च हो रहा है और अगर शोर शॉट मुख्य प्रोग्राम का आपने नाम नहीं सुना है, मेंस प्रोग्राम का आपने नाम नहीं सुना है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। आई थिंक मेरे विचार में अभी यूपीएससी की कोचिंग में जितने भी मुख्य परीक्षा मेंस की टेस्ट सीरीज या मेंस वाले प्रोग्राम हैं उनमें शोर शॉट सबसे ऊपर है। और उसका कारण ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो आप लोगों ने मान लिया। उसका कारण ये है कि रिजल्ट आप देखिए। 2024 में रैंक 1, 2024 में रैंक 1 आया फोर्स, राइट। इसके अलावा अगर मैं देखूं 2025 में रैंक 2, 2025 में रैंक 8 सिविल सेवा परीक्षा और इकोनॉमिक सर्विस में रैंक 1। सारे के सारे ये छात्र शोर शॉट प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं। हालांकि ये जितने भी छात्र हैं ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे, कारण क्योंकि शोर शॉट अभी तक हिंदी में था ही नहीं। तो काफ़ी दरख्वास्त विद्यार्थियों की हमें बार बार आती थी, छात्र छात्राओं की, कि सर प्लीज़ हिंदी में भी इसको चालू कीजिए। इसीलिए अब हिंदी में पहली बार 19 तारीख से प्रोग्राम चालू हो रहा है, राइट। सच्ची मैम को भी मैं चर्चा में लेके आऊंगा। सच्ची मैम, क्या सोच रही हैं आप? आपका क्या विचार है कि जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है बजाय इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के मुकाबले? सर, मेरे हिसाब से जितना मेरा अनुभव रहा है, 6 साल मैंने इस परीक्षा को दिए हैं और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वालों के पास गाइडेंस इंग्लिश मीडियम वालों के मुकाबले काफ़ी कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको ये नहीं पता कि क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, बिखराव बहुत ज़्यादा है सोर्सेज का। तीसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ है तो सही मार्केट में, लेकिन टेस्ट सीरीज़ विद मेंटोरशिप वो मुझे डाउट में है सर, क्योंकि मेंटोरशिप विद करेक्ट गाइडेंस इट्स अ बिग प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वालों के पास है, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेक्शंस हैं और जो उनकी परेशानियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओके। और कुछ एक, बिल्कुल सही बात, कुछ एक चीज़ें जो मुझे लगता है जो मिस्टेक्स शुरुआत में बच्चे करते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम वालों के लिए, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पहली चीज़ तो उनके पास जो मटेरियल है या जो सोर्सेज हैं, जो किताबें हैं पढ़ने के लिए, कहाँ से कौन से टॉपिक हम पढ़ें, वो स्टैंडर्ड किताबें, स्टैंडर्ड बुक्स, जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में तो उपलब्ध होता है, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो चीज़। दूसरी चीज़, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए मेंटरशिप की अवेलेबल तो है, पर वो नाम मात्र की मेंटरशिप अवेलेबल है। कोई उनको ये बताने वाला नहीं है कि किस तरीके से परीक्षा पास करनी है, किस तरीके से आपके एक प्रश्न के उत्तर में 5 नंबर तो आ गए, लेकिन इस 5 को 7 में कैसे तब्दील करें हम। क्रेडिबल मेंटोरशिप, हाँ, क्रेडिबल मेंटोरशिप जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे। एक और चीज जो आजकल चल रही है मार्केट में, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि शोर शॉट को हिंदी में हमने लॉन्च किया, वो है, आप लोगों ने सुना होगा कि, मैं इंग्लिश में यहां पे बताऊंगा क्योंकि वो इंग्लिश का ही फ्रेज है, मेंसिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स। आप सबने सुना है ये? मेरे सामने भी विद्यार्थी बैठे हैं, प्लीज बताइए, सुना है? अब इसका मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा में जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं आज के दिन, वो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मेंस के सिलेबस से आ रहे हैं।
एथिक्स वाले, गवर्नेंस वाले, राइट। और वो मेंस के जितने भी सवाल हैं आप समझिए, या तो वो मेंस, और कई बार क्या हो रहा है कि मेंस के सिलेबस से तो नहीं आ रहे, पर उनके लिए मेंस परीक्षा की मैं कहूंगा तैयारी या उतनी समझ, उतनी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आपकी परीक्षा की जो तैयारी है, आपके सिलेबस की जो तैयारी है, आपका प्रिपरेशन जो है यूपीएससी की, वो मुख्य परीक्षा के रूप से तैयार जरूर होनी चाहिए। तब जाके उतनी समझ आपके अंदर विकसित हो पाती है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। मैं एक उदाहरण भी आपको दूंगा। उदाहरण, पिछले कुछ साल पहले एक एग्जाम आया था, इस साल के तो आपको पता ही है, गवर्नेंस के, एथिक्स के क्वेश्चन सब लोगों ने दिया है, जिन्होंने देखा है उनको भी पता है। कुछ साल पहले एक और आ गया था कि उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये एक ग्रुप है, ओआईसी के नाम से हम पढ़ते हैं इसको, राइट। अब इसमें उन्होंने कुछ एक देशों के नाम लिख दिए, ईरान, सऊदी, इस तरीके से 4-5 नाम उन्होंने लिख दिए, और उन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। अब भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो हम ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं कि उनके सारे मेंबर्स, सारे सदस्य आप याद नहीं कर सकते, और भारत तो इसका पार्ट भी नहीं है, तो कौन विद्यार्थी इसको पढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर मैं देखूं तो टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लगता है सिर्फ एक तथ्य पूछ लिया है, आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो गलत है। पर जिस विद्यार्थी ने अच्छे ढंग से मेंस की मुख्य परीक्षा की तैयारी की हुई है, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ेगा। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध की जिसको अच्छी समझ है, उस बच्चे को पता है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही है, वहां पे सऊदी तो जो है वो एक तरीके से देखा जाए इस्लामिक कंट्रीज का किंग है, तो ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका पार्ट होना चाहिए। और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, उसके पीछे का भी एक रहस्य है, क्योंकि सऊदी की जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितना ये तेल वगैरह निकालते हैं, वो यूएसए के साथ इनकी ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए मित्रता है, और यूएसए के साथ इसकी मित्रता नहीं है। ये एक तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड में एक दूसरे के एंटी हैं। तो ये तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से जैसे ही आप देखेंगे कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि सऊदी तो होगा, ईरान नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, आपका उत्तर उधर ही आ गया। अगर वैसे देखते हैं बाहरी रूप से तो लग रहा है फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्य आ गया है। लेकिन प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन होनी चाहिए, है कि नहीं। और अगर मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन नहीं है, इस बार तो यूपीएससी ने क्लियर ही कर दिया कि पहले मुख्य परीक्षा का पढ़ के आओ, उतनी समझ डेवलप करके आओ। हालांकि इस बार बहुत रैंडम क्वेश्चंस भी आए, ऐसे क्वेश्चन भी आए, छात्र काफी गुस्से में भी थे, हाँ? पर उसका मतलब ये नहीं है, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही ना, सब बच्चों को पेपर तो एक ही आया है, राइट। तो ये जो एक एडवांटेज आपको मिल सकता है, ये एडवांटेज आपको नहीं खोना है। दूसरी, जो हिंदी मीडियम कह लो या जो सब छात्रों की समस्या है, वो एक समस्या होती है कि टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ये समय को मैं अच्छे से क्यों सदुपयोग करूं इसका। और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, एक और प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट के साथ ही जुड़ी हुई, दोनों एक जैसी ही है, नाम अलग है, सेल्फ डिसिप्लिन। दोनों प्रॉब्लम है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो गया तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, राइट। पर ये हो क्यों नहीं पा रहा है, और ये समय का सदुपयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये चीज समझना है कि इस एग्जाम में भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करते हैं। कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से, कोई तमिलनाडु से है, कोई हिंदी मीडियम का है तो कोई इंग्लिश मीडियम का है, कोई लंबा है कोई छोटा है, राइट। आधे लड़के हैं आधे लड़कियां हैं, तो कोई अमीर है कोई थोड़ा सा कम अमीर घर से आया हुआ है, गरीब घर का बच्चा है, तो हर तरीके का आपको हर एक मिल जाएगा। ये यूपीएससी की परीक्षा का जो क्षेत्र है ना, ये एक तरीके से मिनी भारत इसको मान के चलिए आप, हर तरीके का बच्चा यहां मौजूद है। अब जब हर तरीके का बच्चा मौजूद है, इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बट एक चीज में सब समान है, वो चीज है दिन के 24 घंटे, है कि नहीं। यहां पे यूपीएससी आप सबको समान मानता है। अब इस 24 घंटे में से जो अपने समय का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये सिलेक्शन उसी का होना है।
अगर आपको ये लग रहा है कि आप 6 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, सामने वाला कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, तो हो सकता है आपका दिमाग तेज हो, तो आप वो जितना 8 घंटे में करेगा उतना 6 घंटे में कर लेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है तो आप आधा समय पढ़ के उसको पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा है। तो एक कंपैरेटिव एडवांटेज या प्रतियोगिता परीक्षा है, तो यहां पे प्रतियोगिता तो है। तो एक जो आपको दूसरे अपने लेटर से कि कॉम्पिटिटर पे जो एडवांटेज लेना है वो ये लेना है कि कभी भी पढ़ने के मामले में पीछे नहीं रहना, मेहनत करने के मामले में पीछे नहीं रहना। जितना हो सके 8-10 घंटे तो निकालने ही चाहिए पढ़ाई के लिए। ये पहला रूल है। जैसे क्योंकि आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, कॉलेज से पास हो गए हैं, अब अगर कायदे से देखा जाए तो आप सब लोग कोई जॉब कोई नौकरी कर सकते थे। अब आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी स्कूल वाले विद्यार्थी नहीं है कि मेरा प्रोफेशन ही मतलब नेचर ही मेरा विद्यार्थी वाला, वो चीज नहीं है। अब तो टेक्निकली देखा जाए आपको जॉब करनी चाहिए, बट अब आप क्या कर रहे हैं, जानबूझ के इस क्षेत्र में आके विद्यार्थी बने हुए, तो आपको प्रोफेशनल विद्यार्थी की तरह, जैसे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, बच्चा वैसे अपने मनोरंजन के लिए खेलता है, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है वो प्रोफेशन के तरीके से लेगा, उसकी आय का साधन है वो। सेम तरीके से आपकी जो भी, मैं कहूंगा कि लक्ष्य जो है आपका, वो इसी तरीके से आएगा। तो जैसे कोई भी एक जॉब वाला, एक ड्यूटी वाला इंसान 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करता है, जॉब करता है, आपको भी उसी तरीके से प्रोफेशनल स्टूडेंट मान के खुद को, एक प्रोफेशनल विद्यार्थी मान के खुद को तैयारी करनी है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये एग्जाम आपके लिए नहीं। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसी में अंग्रेजी में ना एक नियम है, वो किसी अंग्रेज का ही दिया हुआ है, तो उसका नाम है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन का नियम है, हमारा नहीं है, राइट। तो पार्किंसन का नियम क्या कह रहा है, ये पार्किंसन महाराज है, ये कुछ तो बता के गए हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं आपको एक काम करने के लिए 4 घंटे दूं, लेकिन काम 15 मिनट का है, तो अब कोई भी इंसान उस काम को 4 घंटे से पहले नहीं करेगा, कि काम जो है वो समय को पूरा करने के लिए फैल जाता है। तो काम किस तरीके का, लचीला है काम, फैलता है। समझ गए आप? फैलता है तो सिकुड़ भी सकता है, प्रॉपर्टी तो काम की यही निकली फिर। तो हमेशा ही इस नियम को ध्यान में रखते हुए कभी भी जब आप पढ़ें तो एक टॉपिक को, एक विषय को कम समय दें। शुरुआत में पॉलिटी खत्म करनी है, आपको लग रहा 10 दिन लगेंगे, शुरुआत में 3 दिन दीजिए। 3 दिन में नहीं हुई तो 2 दिन और एक्स्ट्रा बाद में दे दूंगा। शुरू में कम समय दीजिए ना। आप समझ गए मेरी बात का मतलब? तो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली जो एक प्रॉब्लम है, ये आपको इस तरीके से टैकल करनी है। ठीक है। दूसरा एक और आता है, जैसे मैम ने भी बताया था, उसमें मैम ही बताएंगी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो किताबें हैं इनका बहुत ज्यादा बिखराव है आपकी तैयारी में। राइट, किताबों का बिखराव है। मैम इस पे आप बताइए कि ये समस्या जो है इसको बच्चे कैसे सॉल्व करें। सर मेरे हिसाब से जैसे किताबों का बिखराव मतलब मार्केट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, इट्स ओवर कंटेंट हो चुका है पूरा मार्केट, लेकिन तब भी सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। सेम कंटेंट है लेकिन तब भी सिलेक्शंस नहीं हो रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट में ही दिक्कत है। अब इसमें किताबों का बिखराव मतलब एक चीज के लिए आपके पास 10 किताबें होंगी, लेकिन मैं आज भी ये मानती हूँ, जो 10 साल पहले भी ये वैलिड था, कि एक किताब को 10 बार पढ़िए रेदर देन गोइंग फॉर कि 10 किताब को एक बार पढ़ना। तो एक किताबों का बिखराव जो दिक्कत है, इसकी जगह आपको एक ही किताब या फिर एक ही सोर्स आपको रेफर करना चाहिए, उसको ही बार बार पढ़िए, उससे टेस्ट दीजिए, टेस्ट से अपनी लर्निंग लीजिए, फिर उस किताब पे वापस जाइए, उसमें जो भी आपने टेस्ट से सीखा है, मॉडल आंसर्स है, कोई वैल्यू एडिशन है, कोई डेटा है, फैक्ट है, अपनी बेसिक रिसोर्स में, अपने कंटेंट में ऐड करिए, फिर दोबारा टेस्ट दीजिए। ये एक तरह का रगड़ा है जो करना होता है अपन को। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपन फोमो में चले जाते हैं। फोमो में अगर आप समझते हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अच्छा ये चल रहा है, अगर हमने ये नहीं किया तो इसे सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर पीडीएफ या फिर सोर्स ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। नो मैटर वो सोर्स कितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो, बिलीव में अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी चल जाएगा। द थिंग इज कि जो आपके पास है उसको अच्छे से पढ़िए, अपनी गलतियों पे सुधार कीजिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाइए,
डायरेक्शन लीजिए, उस पे काम करिए, देन वापस उस पे अपने काम करते रहिए। ये बहुत ही मोनोटोनस है। क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी होती है कि अच्छा ये आ गया है, ये पकड़ते हैं मार्केट में, और लाके इतना बड़ा बंडल खड़ा कर लेते हैं सर। उससे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको खुशी देता है 2-4 दिन की। उसके बाद पता चलता है कि ये तो ऐसी ही धूल पड़ी इन है लोगों ने किया भी होगा, ना, कि कितनी पीडीएफ, कितनी किताबें आप हाँ। लोगों के टेबल पे हैं अभी। और मैं एक चीज बताता हूं, उनके नाम इतने आकर्षक होते हैं। आप मार्केट में जाइए, किताबों की दुकान पे देखिए, जो मटेरियल आपके सामने है, जो डिफरेंट डिफरेंट किताबें, कोचिंग का मैनुअल्स, बहुत सारी चीजें, उनके नाम इतने आकर्षक हैं। मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मुझे तैयारी छोड़े हुए 5-6 साल हो गए हैं। मैं भी अगर दुकान पे जाता हूँ तो 1-2 किताब खरीद लाता हूँ, क्योंकि वो आपको फोमो में डालेगा ही डालेगा। तो उस चीज से बचना है। देखो, कोई भी किताब है, अपने घर से इतिहास, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, घर से कोई नहीं लिख रहा, सब वही बात लिखेंगे। तो एक पब्लिकेशन की जो भी आपने किताब ले ली, वो ऑलमोस्ट काफी है, उससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 10 किताबों की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ताकि समझ बने और उसको एग्जाम में उस चीज को आप रेप्लिकेट कर पाए। मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। सर, इसमें स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, ये एक है ही एक तरह हाँ। से जो परसेप्शन बना हुआ है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रही हूँ। जब मैं तैयारी करती थी तो मेरे फादर आए थे मेरे रूम पे, तो मैंने शुरू से ये फंडा रखा था, मैं कभी फोमो में या फिर इसमें नहीं गई। मैंने दिल्ली रह के तैयारी भी नहीं करी सर, तो मैं अपने होम स्टेट में ही रह के तैयारी करती थी। तो मुझे इस चीज़ का कभी फोमो भी नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं था इतना सब कुछ है, पता नहीं था, तो जो है उसी को अच्छे से कर लेते थे। तो एक दिन मेरे फादर विजिट किए रूम पे, और वो कहते हैं कि इतनी सी किताबें हैं तेरे पास, इतने से हो जा रहा है। मैंने कहा पापा ये हो जाए वही बहुत बड़ी बात है फिलहाल के लिए तो। और आपको पता चलेगा, एक किताब को 10 बार पढ़ने पे हर बार आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया सोचने का तरीका मिलता है। तब आपको पता चलता है अच्छा ये जो लाइन कही गई है, इसके नीचे की जो परतें हैं वो हैं कितनी। आप बस पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक आप उससे बार बार नहीं गो थ्रू होंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। दूसरी चीज, किताबें पढ़ने से एक और चीज होती है कि आप इंटरलिंकेजेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सर, जैसे अपन देख भी रहे हैं कि लास्ट कुछ 2-3 सालों से जो मुख्य परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसमें ये पता भी चल रहा है कि अब इंडियन सोसाइटी नहीं रही, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी ऐड हो रही है, उसमें आईआर भी ऐड हो रहा है, उसमें ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट भी ऐड हो रहा है। तो वो इंटरलिंकेजेस आप तभी बना पाओगे जब आप उस कंटेंट से बार बार गो थ्रू होगे, और तब आप इंटरलिंकेजेस बना पाओगे कि अच्छा मैंने ये यहाँ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन इसका शायद कॉज या फिर इसका फैक्टर वहां पे दिया हुआ है। तो आप ये चीज समझिए, ओआईसी का जैसे आपने एग्जांपल दिया, अब ये फैक्ट लग सकता है और अपन याद करने या फिर रटने बैठेंगे तो फिर नहीं रटा जाएगा, लेकिन आपको पता होगा, अगर आईआर की नॉलेज होगी तब आपको पता होगा कि अच्छा ये क्यों हुआ है। तो इंटरलिंकेजेस बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए अपन को एक सोर्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, एक चीज पे स्टक होना बहुत जरूरी है, और इसलिए किताबों का बिखराव सर एक तरह की परेशानी है। और एक और समस्या जो मुझे लगता है, समस्या नहीं मैं कहूँगा, गलतियाँ जो विद्यार्थी, छात्र छात्राएं सब करते हैं, वो ये करते हैं कि उनको लगता है प्रीलिम्स एक अलग स्टेज है, मेंस एक अलग स्टेज है, तो इनकी प्रिपरेशन अलग अलग करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसे शुरुआत में ही क्लियर हो गया था मेंसिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स वाले पार्ट से, तो इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करनी है। अब इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी कैसे करें, ये भी तो सवाल है कि अच्छा करनी तो है, पर करूं कैसे, किताबें कौन सी पढूं, और पीवाईक्यू देखूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो कौन से देखूं, किस तरीके से पढूं। तो जो इंटीग्रेटेड तैयारी है, जो इंटीग्रेटेड तैयारी मैं कह रहा हूं, वो कैसे करनी है, इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे अब। राइट, ये करें। अब हमें पता चल गया कि मेंस के तरीके से साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स के तरीके से भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, पर इसके लिए अब मैं करूं क्या। तो दो चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, पहले तो प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यू होने चाहिए और मेंस के भी पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू भी होने चाहिए और साथ में टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। अब इसमें हो क्या रहा है ना, जब भी आप कोई टेस्ट लिखने जाएंगे, प्रीलिम्स का टेस्ट तो आप आसानी से लिख लेते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट भी एग्री करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का टेस्ट सब आसानी से लिखते हैं। आप मेंस का टेस्ट लिखने केंद्र पे पहुंचिए और आपके अंदर आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको लगता है ये कहाँ फंस गया मैं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, ये फीलिंग आती है। आपको लगता है शायद मैं पहले पढ़ के आऊं तब मैं कर पाऊंगा। एक बार और रिवीजन हो जाता,
या शायद मेरे नोट्स नहीं बने हैं। और मैं ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि टॉपर से मैं बात करता हूं ऑन रेगुलर बेसिस, हर साल नए नए टॉपर्स निकलते हैं प्रोग्राम से। ये फीलिंग जो है कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे नोट्स नहीं बने, मेरा कंटेंट तैयार नहीं है, मेरा ये सिलेबस कवर नहीं हुआ है, ये फीलिंग कभी नहीं जाती, कभी जाएगी ही नहीं। ये फीलिंग बार बार पढ़ के ये सोचना कि अब मैं पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर लूंगा, ये वैसा ही है जैसे कि मैं एक कार का मैनुअल पढ़ रहा हूं और अब मैं सोच रहा हूं कि मैं बढ़िया ड्राइवर बन जाऊंगा। नहीं बन सकता, गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा, क्लच से जैसे ही पैर छोड़ूंगा गाड़ी झटका मार के बंद ही होएगी। शुरुआत में कोई सिखाने वाला ही चाहिए, सड़क पे चला नहीं सकता, स्कूल के ग्राउंड खाली ग्राउंड में ही चलाना पड़ेगा, या कॉलेज के या कोई कम्युनिटी का खाली ग्राउंड है उधर ही चलाना पड़ेगा। 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद सड़क पे आना पड़ेगा, पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा, फिर दूसरा लाइसेंस बनेगा। सेम चीज अप्लाई होती है आपकी मेंस की, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। आप शुरू में कितना ही पढ़ लीजिए, जब आप शुरुआत में लिखेंगे आपके आंसर्स जो होंगे, उत्तर जो होंगे, वो इतने खराब होंगे कि उनको देख के आपको खुद को शर्म आ जाएगी। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक टॉपर ने, हर एक रैंकर ने, जितने भी रैंक 1 हैं, उन्होंने शुरुआत में इतने ही खराब आंसर्स लिखे हैं। हम सबके अंदर एक खराब आंसर्स का कोटा है, और अगर वो पहले खराब आंसर्स बाहर नहीं आएंगे तो फिर एवरेज बाहर नहीं आएंगे, फिर एवरेज बाहर नहीं आएंगे तो अच्छे आंसर बाहर नहीं आएंगे। तो वो जो एक्सीलेंस के लेवल पे आपको जब पहुंचना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आपने सुनी होगी ये लाइन। तो वो अभ्यास इतना ज्यादा करना है आपको, आप समझे, क्योंकि अभ्यास, देखो पढ़ना जो है ना एक बहुत पैसिव सी एक्सरसाइज हो जाती है। किताब में जो लिखा हुआ है वो आपका दिमाग गेन कर रहा है। पढ़ना सिर्फ ये मानिए कि आप बैठ के सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, पर और सोच रहे हैं कि अब मेरी मसल्स बन जाएंगी, और जिम नहीं कर रहे। पर टेस्ट लिखना जिम का काम करता है कि मसल में स्ट्रेंथ उससे आएगी। आप समझ गए? जब आपके सामने कुछ नहीं होगा, जब आपके दिमाग पे जोर लगाना है, याद करना है कि हाँ मैं क्या पढ़ के आया था, और याद नहीं आएगा शुरुआत में, 3-4 बार ऐसे ही होगा, फिर वापस जाके दोबारा पढ़ेंगे, फिर याद आएगा। तो 3-4 बार की प्रैक्टिस के बाद जब आप 8-10 टेस्ट लिख लेते हैं, तब आपके आंसर्स एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। पर बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या ये है कि वो 8-10 टेस्ट लिखते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या आपको दूर करनी है। दूसरा, अब इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे करें? जो भी टॉपिक आपका तैयार हो गया, मान लीजिए पॉलिटी आपने पढ़ा है, पॉलिटी का टॉपिक खत्म हो गया, या ज्योग्राफी पढ़ा है, भूगोल, राइट, वातावरण पढ़ लिया, एनवायरमेंट, जो भी आपने पढ़ा है, इतिहास आप पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, या प्राचीन कालीन पढ़ रहे हैं, या मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके तुरंत बाद उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के हैं और प्रीलिम्स के हैं, दोनों को साथ करना है बैठ के। अगर आज मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, एक पाठ, एक अध्याय मेरा खत्म हो गया, तो अब इस अध्याय के जितने पिछले साल के क्वेश्चन प्रीलिम्स परीक्षा के हैं और जितने मेंस परीक्षा के हैं, सारे मैं अगले दिन करूंगा। जब तक ये नहीं कंप्लीट होंगे, ये खत्म नहीं होंगे ना, तब तक मैं दूसरे चैप्टर पे नहीं जा सकता, दूसरे पार्ट पे नहीं पहुंच सकता। मौलिक अधिकार मैंने पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट्स मैंने कंप्लीट कर लिए, अब मैं अगला चैप्टर आ गया डीपीएसपी, मैं उस पर चला गया, नहीं, पहले मुझे मौलिक अधिकारों पे जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के, पहले वो खत्म करने हैं। तब मैं ये मानूंगा कि ये वाला अध्याय खत्म हुआ है, ये वाला चैप्टर मेरा खत्म हुआ है। उससे पहले खत्म नहीं होता है। आप लोगों के अंदर क्या है ना कि एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि उतावलापन है। एक हिंदी में कहावत होती है कि पक्षियों की जल्दबाजी से बेर नहीं पकते। आप समझ रहे हैं ना, वो टाइम पे पकेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसे ही है। मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आ जाओ, नवंबर तक करा देंगे, दिसंबर तक करा देंगे। भाई 3 महीने बचे हुए, कैसे करा देंगे? आप तो कर लोगे, आपने 10 बार किया हुआ है, पर मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तो नया विद्यार्थी हूं। मैं तो ये सिलेबस 3 हफ्ते में भी खत्म कर सकता हूं। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं अपनी पेस से, अपनी गति से आपकी प्रिपरेशन की गति को जज करूंगा, वो ठीक नहीं है। तो किसी चीज को आप रश नहीं कर सकते। बेर तो टाइम पे ही पकेगा, तो उसको रश नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि मैं 27 में दे रहा हूं तो मेरा नए साल से पहले सब कुछ खत्म हो जाए। अगर 5 महीने में सब कुछ खत्म हो जाता तो सभी आईएएस बन जाते। फिर इतना टाइम क्यों लगता लोगों को? 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। हाँ? तो एक टाइम है, एक समय है, उतनी मेहनत
उतने ड्यूरेशन की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में नहीं रहना है, रश नहीं करना है, प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड मैनर में करना है। अलग तीसरी चीज जो आती है वो चीज आती है मेंटरशिप और फीडबैक। अब आपने टेस्ट लिख लिया, प्रीलिम्स परीक्षा में तो आप खुद भी जज कर सकते हैं, टेस्ट के नीचे आपने देख लिया प्रश्न के नीचे ये उसका उत्तर है और ये उत्तर की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, पता चल गया। मुख्य परीक्षा का जब टेस्ट आप लिखेंगे, मेंस का एग्जाम लिखेंगे, तो आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि भूमिका में ये कमियां हैं, या जो आखिर में निष्कर्ष लिखा है, जो कंक्लूजन लिखा है, वो और इस तरीके से बेहतर हो सकता है। ये जब तक नहीं आएगा, इसके साथ साथ जो फीडबैक हमारा होता है, ये दोनों चीजें क्वालिटी अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। अगर ये चीज नहीं होगी तो आप जो है इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे शुरुआत में मैंने रैंकर्स दिखाए थे, तो हम बात कर लेते हैं, शक्ति दुबे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनकी रैंक 1 आई थी। पहला जो इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में टेस्ट लिखा था, उसमें 71 या 72 नंबर थे। अब 71-72 में रैंक 1 तो नहीं आ सकती ना। जो आखिरी टेस्ट लिखा था उसमें 114 या 115 नंबर थे। ऑलमोस्ट 40 से 45 नंबर का जंप हो गया। तो वो क्रेडिट इनको भी जाता है कि हर एक टेस्ट के बाद इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, बट इंप्रूवमेंट का कोई सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो उसी लिए ये जो मुख्य परीक्षा का हिंदी में हमने लॉन्च किया है, ये उसी चीज के लिए है। अब मैं थोड़ा सा इसके फीचर्स आपको बता देता हूं, ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी, जिनको लेना हो, जो इसमें इंटरेस्टेड हो, वो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो कोई और डाउट होगा तो मैं डाउट्स भी आपके सबके लूंगा बाद में। तो एक तो 40 इसमें टेस्ट रहेंगे आपके। 40 टेस्ट में क्या रहेगा, 20 टेस्ट आधे होते हैं, 20 टेस्ट पूरे होते हैं। आधे पूरे का मतलब है हाफ लेंथ, 10 क्वेश्चन वाले, और 20 टेस्ट होंगे फुल लेंथ वाले, 3 घंटे के, 1.5 घंटा 3 घंटा, राइट। एक तो ये होगा। हर एक टेस्ट के बाद आपके पास मेंटरशिप है, और वो भी असीमित है। टीम में 4-5 रैंकर हमेशा होते हैं जिन्होंने एग्जाम खुद निकाला है। ठीक है, मैं हूं, बीरेंद्र सर हैं, मैं हूं, हम दोनों टीम को लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके का कोई, मान लो क्वालिटी मेंटरशिप की बात करी जाए, तो वो यहां पे आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है रन ऑफ द मिल जो मार्केट में नॉर्मल मेंटरशिप है, वो सब नहीं है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप सीधे सवाल कीजिए कि सर इसमें मुझे 3 नंबर मिला, मैं 5.5 कैसे लाऊं, मुझे क्या करूं मैं इस आंसर में, पढ़ तो मैंने लिया ही, क्या मुझे उत्तर की डिमांड समझ में नहीं आई क्वेश्चन की, या मैं प्रेजेंटेशन में कहीं मार खा रहा हूं, प्रस्तुति में। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हैं। तीसरा क्या है, जो मूल्यांकन है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। आपकी कॉपी को चेक कौन करेगा, नॉर्मल भाषा में। मूल्यांकन और इवैल्यूएशन हटाइए, जो नॉर्मल स्कूल में क्या होता था, कॉपी चेक होके आ गई, टेस्ट चेक हो गया, तो वो वाली चीज है। तो वो जो है वो काफी क्वालिटी है। क्वालिटी क्यों है ये देखिए, और ये नंबर यहाँ पे गलत है, ये 12 की बजाय ये 16 है एक्चुअली। जो चेक करने वाली टीम है, मूल्यांकन करने वाली टीम है, उसमें पिछले साल 12 लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी एग्जाम में हुआ है। एक्चुअल में 16 का हुआ है, पर यहाँ पे 12। जब हमने इसको प्रिंट कराया था तब तक हमारे पास 12 का डेटा था, तो हमने 12 ही करा दिया, उसको ठीक अब तक कराया नहीं है। तो आपको पता है कि हाँ किस क्वालिटी का आपको फीडबैक मिलेगा, और उसके बाद आपके पास मेंटरशिप भी है असीमित। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं। आपको जब तक, क्योंकि देखो विद्यार्थी या छात्र की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। कई बार हो सकता है 1 बार मिलने में आपकी सारे प्रॉब्लम्स, सारे डाउट्स, जितनी शक और शंकाएं हैं वो दूर ना हो। मैं ऐसा मानता हूं कोई भी विद्यार्थी अपना टाइम वेस्ट करने किसी के पास नहीं जाता। अगर वो आया है तो उसको शक है, कुछ शंका है, कुछ डाउट है, कहीं ना कहीं उसको गाइडेंस चाहिए। तो इसीलिए अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि 2 ही बार महीने में मिलेंगे या 4 ही बार महीने में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, मार्गदर्शन पूरा नहीं हुआ है, तब तक आप आइए, तब तक बात कीजिए। ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 7 दिन के अंदर विद इन ए वीक, वैसे तो 3-4 दिन में ही हो जाता है, बट कहने के लिए 7 दिन इसलिए रखा जाता है कि कई बार एक आध बार डिले हो जाए तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना लगता है। 7 आपने पेपर लिखा, 7 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। अब कई जो नए छात्र होंगे उनको लगेगा 7 दिन तो बहुत ज़्यादा है, पर जो काम अगर क्वालिटी से करना हो तो उसमें टाइम लगता है। आप समझिए कि
पहले स्तर पे कोई इवेल्युएट करेगा, कोई कॉपी को चेक करेगा, दूसरे स्तर पे उस कॉपी को कोई रिव्यू करेगा कि ये कैसी चेक हुई है, तीसरे स्तर पे फिर मैं या बीरेन सर हम देखेंगे कि इन्होंने रिव्यू कैसा किया, कहीं और कोई गलती तो नहीं है। इस प्रोसेस में ही 4 दिन हो गए। अब अगला है पोस्ट टेस्ट फ्रेमवर्क हाई यील्ड टेम्पलेट। अब ये हाई यील्ड टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होता है कोई भी आंसर लिखने के लिए किस किस डायरेक्शन में, किस किस दिशा में मैं पॉइंट सोचूं। एक सबसे कॉमन टेम्पलेट जो सबको पता है वो पेस्टल अप्रोच बोल देते हैं। ये पता होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में। हाँ, ये एक तरीके का सबसे कॉमन टेम्पलेट है कि पहले मैं पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से देख लेता हूँ, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देख लेता हूँ, सामाजिक दृष्टि से मैं उसको देख लूँ, राइट, तकनीकी दृष्टि से देख लूँ, इस तरीके से पेस्टल अप्रोच हो गई हमारी, राइट। बट ये हर जगह नहीं लगेगा, ये तो बहुत कॉमन है और आजकल ऐसा जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको लगेगा ये लग ही नहीं सकता। तो इस तरीके के फ्रेमवर्क हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। खाली ये नहीं कि खाली मॉडल आंसर मिल गया, मॉडल आंसर में तो सिर्फ कंटेंट है, वो तो ऑलरेडी आप गूगल कर लेंगे वैसे ही मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। ये चीजें हैं। अब बाकी आप लोगों को पता ही है, ये 19 तारीख से शुरू हो रहा है, इसका शेड्यूल है यहाँ पे, ठीक है। गूगल आप कर सकते हैं किसी को अगर एडमिशन लेना है तो, आई वुड से। और एक बार मैं आखिरी पृष्ठ पे अगर देखूं इसके तो बस इतना ही है। अब यहाँ पे अब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स वगैरह के डाउट्स वगैरह या आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं और सची मैम अब लेंगे। सची मैम आप ये पार्ट संभालिए, जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं, हाउ कैन वी राइट गुड फॉर्मल आंसर इंस्टेड ऑफ लेमन लैंग्वेज आंसर एंड हाउ टू मेक आंसर एनरिच्ड, ये आपको बताना है। फी कितना है? फी सौरभ 15K फी है, 15,000 रुपये फी है, 15,000 रुपये फी है, 40 टेस्ट हैं, मेंटरशिप है रैंकर्स के साथ, और भी बाकी चीजें हैं। आप ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सची मैम आप बच्चों के जितने भी डाउट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपसे ही मिलने आए हैं, तो उनके डाउट्स आप प्लीज लोगों को बताइए। जी सो पहला डाउट है, हाउ कैन वी राइट अ गुड फॉर्मल आंसर इंस्टेड ऑफ लेमन लैंग्वेज आंसर एंड हाउ टू मेक एन आंसर इन विच, विकास पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं है कि अपने पास कोई प्रश्न आ गया है उसका अपन उत्तर नहीं लिख सकते, लिख अपन सकते हैं। एथिक्स कोई भी लिख सकता है, अगर आपने बिल्कुल भी एथिक्स नहीं पढ़ा है तब भी कोई भी इंसान आके एथिक्स का पेपर लिख सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या डिफरेंशिएट करेगा, क्या आपको अलग बनाएगा और लोगों से, वो ये है कि आप उसमें कितने कीवर्ड्स डाल पाते हो। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, अपनी एक टर्म्स होती है, अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो और जब अपन उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो अपन ये पूरा ध्यान रखेंगे कि उस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ लिया, तो अब अपन को जो उसमें कीवर्ड्स हैं वो अपन को डालने ही होंगे, तभी वो आंसर फॉर्मल आंसर बनता है। फॉर्मल आंसर हमेशा तब बनता है जब अपन सब्जेक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स या फिर टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। बहुत ना, अदरवाइज आप अभी स्टार्टिंग में जब आप टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि आप शुरुआत में 3-4 लाइनों के पॉइंट्स लिख रहे हो, 4-5 लाइनों के, आप बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, अननेसेसरी उसको बड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। उस 4-5 लाइन का जो आंसर है उसको आप एक कीवर्ड में, एक लाइन में समराइज करके भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कीवर्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत जगह कंटेंट में जाने की जगह अगर अपन एक सोर्स से कंटेंट लेते हैं और उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, तब जाके अपन को वो चीज़ याद आती है। जैसे कि मैंने, और जैसे सर ने भी कहा कि बहुत बार पढ़ने के बाद भी लगता है अपन तैयार नहीं है। तैयार अपन कभी भी नहीं लगेगा अपन तैयार है। जब मैं अपना 6th अटेम्प्ट दे रही थी, जब मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, मैं प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन हॉल के सामने खड़ी थी और मुझे ये लग रहा था कि मुझे फंडामेंटल राइट्स याद नहीं आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटी लक्ष्मीकांत सबसे पहले इंसान उठाता है जो भी इस प्रिपरेशन में आता है, और उसमें फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले पढ़ता है, लेकिन मुझे वो भी नहीं लग रहा था। लेकिन अपनी तैयारी पे इतना भरोसा रखो कि अगर अपन ने उसको इनफ बार रिवाइज किया है तो वो याद आ जाता है। तो ये आपके सवाल का उत्तर हुआ कि फॉर्मल आंसर कैसे लिखते हैं, कीवर्ड से लिखते हैं, कीवर्ड बेस्ड पॉइंट्स लिखना चाहिए, उस कीवर्ड को फिर आपको
जो तथ्य हैं, जो डेटा है, फैक्ट है, पाई चार्ट है, फ्लो चार्ट है, इनके थ्रू अगर अपन उसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाएंगे तो एक बहुत अच्छा आंसर आ सकता है। हाँ प्लीज पूछिए। आप बोल रही कीवर्ड बेस्ड आंसर लिखना या पॉइंट लिखना, लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज में लिखते हैं तो टेस्ट सीरीज में फीडबैक ऐसा आता है कि उसे एक्सप्लेन करो उस टॉपिक उस पॉइंट को, तो ऐसा कैसे जो अगर वो कीवर्ड ऐसा है कि जो लोगों को पता नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही ऐसी टर्मिनोलॉजी लिख दोगे जो इन जनरल लोगों को मालूम नहीं है, तब आपसे एक्सप्लेन करने को मांगा जाएगा। लेकिन अगर वो कीवर्ड ऐसा है कि जो इन जनरल लोगों को पता होता है, तब आपसे एक्सप्लेन करने को नहीं माना जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप तब भी ऐसे कीवर्ड्स लिख रहे हो जो इन जनरल नॉर्मल है, लेकिन तब भी आपसे कहा जा रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो, तब आप गलत इवैल्यूएटर के पास जा रहे हो। गलत इवैल्यूएटर के पास जा रहे हो। एक अच्छा इवैल्यूएटर जो इस एग्जाम में एटलीस्ट मेंस लिख चुका है और वो बिल्कुल कह ही नहीं सकता कि कीवर्ड को एक्सप्लेन करो अननेसेसरी। कीवर्ड लिखिए और उसको एग्जाम्पल दीजिए। उसका एग्जाम्पल में आप डेटा लिख सकते हो, फैक्ट लिख सकते हो, कोई केस स्टडी लिख सकते हो, कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज़ लिख सकते हो। वो एक अच्छा पॉइंट होता है रेदर देन एक्सप्लेनिंग। तो अगर आप जा रहे हो और अगर आपसे ये कहा जा रहा है तो आप गलत इवैल्यूएटर के पास। हाँ वैसे ही करना है। नहीं, और यही बात है, अगर अपन बोल रहे हैं कि अगर अपन को 10 मार्कर में 10 पॉइंट्स लिखने हैं, तो फिर अगर अपन एक्सप्लेन करने जाएंगे तो फिर वो कैसे ही आएगा, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन भूमिका भी होगा, निष्कर्ष भी होगा, बॉडी भी होगी, सब कुछ होता है। और अगर अपन ऐसे ही एक्सप्लेन करते रहेंगे तो फिर अपने पास ना जगह बचती है ना टाइम बचता है। तो टाइम भी बचाना है, जगह भी बचानी है, क्योंकि टाइम कंप्लीट भी करना है। स्टार्टिंग के आंसर अपन बहुत अच्छे लिख देंगे, लेकिन एंड के आंसर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, इससे नहीं होता। क्वालिटी, जो गुणवत्ता है जो उस पूरे पेपर की, वो सेम रहनी चाहिए। ये आपको पक्के से इंश्योर करना है। मेंस स्मैशर कब तक मिल जाएंगे? जैसे 19 को टेस्ट है तो वो कब तक मिल जाएंगे? नीरज, मेन स्मैशर जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एनीवेज, क्योंकि अब 2026 के मेन स्मैशर एनीवेज आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करेंगे उसके कुछ दिन बाद मिलेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वैसे ही आपको मिलने भी लग जाएंगे। हिंदी में आई थिंक हिंदी में भी फिर लॉन्च करेंगे, या फिर एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे क्या हिसाब है। मैम, हाउ टू राइट स्टार्ट आंसरिंग लाइक आफ्टर रीडिंग दैट टॉपिक और होल सब्जेक्ट? नो, जैसे कि सर ने बताया, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, प्रियम्बल है, या फिर कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स के PYQs, उससे रिलेटेड मेंस के PYQs। उसमें भी PYQs जो आप कर रहे हैं स्पेशली फॉर मेंस, उसमें आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लेंगे और खुद से सोचने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। बस उस क्वेश्चन को आप लीजिए और खुद से सोचिए कि अच्छा इसमें ये पॉइंट हो सकता है। जस्ट कीवर्ड्स लिखिए, वहाँ से आपकी कीवर्ड डेवलपमेंट वाली हैबिट भी डेवलप होगी कि अच्छा कीवर्ड से कैसे सोचते हैं। तो सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। लाइक अगर कोई क्वेश्चन है ऐसे, तो ऐसे एरोज निकाल के कोशिश करिए कि अच्छा ये एक पॉइंट हो सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है। जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए, क्योंकि एग्जाम में ऑनेस्टली मैंने 6 बार दिया है और मुझे पता है कि कितना भी पढ़ लो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको रिलेटिवली आइडिया नहीं होता। उस वक्त ये चीज़ काम आती है, जो आप खुद से उन क्वेश्चंस के भी आंसर देने की कोशिश करते हो जो जिनके बारे में आपको नहीं पता। चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आपने देख लिया होगा प्रीलिम्स में कितना पढ़ा हुआ आता है, ये भी आप देख चुके हैं। मेंस में भी सेम है, कितना पढ़ा हुआ आता है वो भी आप जानते हैं। वहाँ काम क्या आता है कि जिन क्वेश्चंस के बारे में अपन को बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनमें भी अपन कैसे दिमाग लगा के, कैसे कॉमन सेंस लगा के उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे असली खेल होता है। अभी तक मिले मैम, मैंने ज्वाइन कर लिया 10 डेज अगो, अभी तक नहीं मिले। एक बार मैं एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट से बात कर लूँगी नीरज, और एक बार आप भी पूछ लीजिएगा, तब देखते हैं कि कैसे मेन स्मैशर का देखा जाएगा। मैम, हाउ और व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग लाइक आफ्टर? हाँ मैंने बता ही दिया है। मीडियम में डिफरेंस क्या है प्लीज़ मैम एक्सप्लेन। आपको सारे टेस्ट हिंदी मीडियम में दे जाएंगे, इसमें मतलब इस चीज़ का तो आप मत ही वो करिए। तो सारे जो भी मॉडल आंसर्स होंगे, जो सारे कंटेंट होगा वो सब। मैम, व्हेन वी गेट अदर येलो बुक्स फॉर सोशल जस्टिस एंड IR? इसमें आपको येलो बुक्स नहीं मिलती, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को येलो बुक मिलती है, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। हाँ बहुत है, बहुत है। जो आपके नोट्स हैं, जो आपके बेसिक नोट्स हैं, पहली चीज़ वो, और उसमें फिर मेन स्मैशर से आप उसको
कंटेंट, डेटा, फैक्ट ऐड ऑन करिए, पॉलिटी या केस लॉ ऐड करिए, कोई इकोनॉमिक का क्वेश्चन है इकोनॉमिक बजट से ऐड करिए, वो वैसी चीज़ें करिए और वो आपके खुद के नोट्स होंगे, उनको बार बार रिवाइज करिए, टेस्ट लिखिए, टेस्ट फिर आप मॉडल आंसर देखेंगे, जो फिर टेस्ट के बाद जो आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी, फिर जो मेंटरशिप से आप डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप होंगे, उसको फिर अपने नोट्स में जाके ऐड ऑन करिए, उसको वापस रिवाइज करिए, फिर टेस्ट लिखिए। तो जो मैंने कहा कि ये साइकिल है, रिवाइज राइट चलते रहना चाहिए, तभी वो रगड़ा होता है, तभी वो कहते हैं कि जो अपन कहते हैं ना याद नहीं आता, जैसे ही एग्जाम साइकिल से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले अपन को सब याद आने लग जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, वो प्रेशराइज्ड सिचुएशन में अपन को चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप उसमें अपने प्रीलिम्स में तो आपने देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने किसी ने प्रीलिम्स दिया होगा तो कि कैसे आराम से लोग कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। बहुत आसान है कहना, है ना, बहुत आसान है लोगों के लिए कहना एसी के हॉल में बैठ के कि ये तो ऐसे सोच सकते थे, ऐसे नहीं होता। एक इंसान जो पूरा साल मेहनत करके जो 4 घंटे उस पेपर को लिखने आया है, उससे पूछिए जो भरी गर्मी में उस पेपर को लिख रहा है, तो उसके लिए अपन को ज़रूरत होगी कि वो रगड़ा जो अपन मैं कह रही हूँ वो अपन को करना होगा, बिना सोचे समझे एक कंटेंट पकड़ के। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इसी को फॉलो करिए, इसमें शेड्यूल भी आपको खुद से बनाने की, जो शेड्यूल दे रखा है उसको फॉलो करिए। आप खुद से भी बनाएंगे तो इसमें दिया हुआ है, एक आपका काम आसान हो जाएगा। और प्रिपरेशन रिगार्डिंग नॉट ओनली कि जस्ट आफ्टर टेस्ट ही आपको ये आप आएंगे और तभी मिलेंगे, नहीं, बिफोर द टेस्ट और इन जनरल अगर आपको प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो भी आप आ सकते हैं, कितनी भी आज भी आई है। मैं आंसर हिंदी मीडियम में शॉर्ट के नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट के ऐसे कोई नोट्स नहीं होते, शॉर्ट के नोट्स नहीं होते। इसमें आपको जो मिलेगा वो ये है कि मॉडल आंसर्स मिलेंगे, आप मेन स्मैशर ले सकते हैं, वो पहले मुझे देखना भी पड़ेगा कि कैसे दे रहे हैं और कब तक देंगे, लेकिन नोट्स वगैरह नहीं होते। नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, उसको आप अच्छे से तैयार करिए, लिखिए, डायरेक्शन लीजिए, मॉडल आंसर से करिए, फिर स्टार्ट करिए। My problem is in the intro itself, like how topper write 2-3 lines max intros to the point। देखो डिफरेंस होता है इंट्रो और कंक्लूजन में। इंट्रो हमेशा स्पेसिफिक होगा, कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक या फिर ब्रॉड होगा। इंट्रोडक्शन, अब हर सब्जेक्ट का अलग तरीके से इंट्रोडक्शन हो सकता है, इकोनॉमिक्स में कोई डेटा हो सकता है, पॉलिटी में कोई केस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई रीसेंट न्यूज़ चल रही है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आता है कि गवर्नर के क्या क्या इश्यूज़ हैं, पॉलिटी में आता है, तो अब वो समय गया कि अब आप आर्टिकल लिखोगे कि आर्टिकल 200 या फिर इसमें गवर्नर के बारे में दिया हुआ है। अब आप क्या मेंशन करोगे कि जो केस लॉ है स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसके बारे में मेंशन करोगे कि इसने कैसे हाईलाइट किया है जो रीसेंट इश्यूज़ है गवर्नर को। तो उसके लिए आपके पास करंट अफेयर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप हिस्ट्री के बारे में बात करें तो लेट्स से कोई डायनेस्टी के बारे में बात करें तो उस डायनेस्टी का एक फैक्चुअल बेस्ड आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो वैसे हर एक सब्जेक्ट का अलग तरह से इंट्रोडक्शन होता है, एक तरह से इंट्रोडक्शन नहीं होता। हम पूछिए। हाँ, रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन्स ऐसे बनाने चाहिए, जैसे एंशिएंट, जैसे हिस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए कि कोई डायनेस्टी के ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कभी आईवीसी पे आ जाएगा, कभी वैदिक पीरियड पे आ जाएगा, कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही आता है, कभी अशोकन पीरियड पे, कभी कुछ। तो अब क्या करिए, आप एआई का यूज़ करिए, आप टॉपर्स कॉपीज़ देखिए, आप मॉडल आंसर्स देखिए यहाँ से जो आपको मिलेंगे, और 2-3 डायनेस्टी बेस्ड कंक्लूजन्स प्रिपेयर कर लीजिए कि डायनेस्टी का नाम लिखा और कुछ अच्छी सी लाइन आगे लिख दी। अब अगर कोई भी किसी और भी डायनेस्टी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, डायनेस्टी का नाम चेंज कर दीजिए, उस डायनेस्टी का नाम लिख दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम कर दीजिए। ऐसे रेडीमेड कंक्लूजन्स तैयार होते हैं और रेडीमेड इंट्रोडक्शन। मैंने आपको जैसे बताया एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे थीम्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के कुछ थीम्स होते हैं जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं, जो पूछे ही जाते हैं। एग्रीकल्चर होता है तो उसमें एक जो थीम है वो है फार्मर के ऊपर पूछा जा सकता है कि कैसे उनको सही तरह से प्राइसेस नहीं मिलेगी। तो अब इसके लिए आप पहले से एक डेटा फैक्ट तैयार कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो हर एक सब्जेक्ट के थीम वाइज अगर अपन 2-3 इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे तो ये अपन को बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है कि सीधे उस तरह से प्रश्न ना पूछे जाए,
लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आया और लेकिन अपने पास एक अच्छा सा बैंक होगा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का, तो अपन थोड़ा सा उसको बदल के क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखना होता है, ऐसे ही जद्दोजहद करनी होती है। वे टू फाइंड PYQs फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक। PYQs मिल जाते हैं। PYQs तो मतलब PYQs का तो कोई भी बुक उठा लीजिए, PYQs की है। PYQ यूज कैसे करने हैं मेंस में? उन्हें राइट मतलब लिखना है उन्हें मेंस के PYQ को, या जो सॉल्यूशन है उसके नोट्स बनाने हैं, कैसे उसे यूज करना है? PYQs को ऐसे नहीं करना है। देखो PYQs दो चीज़ें बताता है। PYQs बताता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और PYQs ये बताता है कि उस टॉपिक को कितनी गहराई तक अपन पढ़ सकते हैं। दो चीज़ों के लिए PYQs इंपॉर्टेंट। अब इस चीज़ को पकड़िए कि एग्जैक्ट PYQ कभी रिपीट नहीं होता मेंस में, तो प्रीलिम्स में फिर भी 1% रिपीट हो जाता है, मेंस में कभी रिपीट नहीं होता। तो अब मान लो PYQ, अगर आप आर्टिकल 21 लेंगे, जैसे मैंने PYQ देखा था, तो आर्टिकल 21 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में। लेकिन अगर मैं थीम पकड़ूंगी आर्टिकल 21 में, तो उसमें केवल दो थीम्स हैं, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू एनवायरनमेंट। अब उसी में उन्होंने बहुत चीज़ें घुमा दी है। राइट टू प्राइवेसी में उन्होंने अनबॉर्न चाइल्ड और वुमेन की बॉडीली ऑटोनॉमी पे पूछ लिया है। उन्होंने राइट टू प्राइवेसी में पैसिव यूथनेशिया के बारे में पूछ लिया है। एनवायरनमेंट में भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से, लेकिन थीम्स ये दो रही हैं। तो अब अपन आर्टिकल 21 के अगर मेंस के नोट्स तैयार करेंगे, तो अब अपन कोशिश करेंगे कि इन दोनों थीम्स पे ही अपन सोचें। तो बेस्ड ऑन द PYQs की जो PYQs पूछे गए हैं, अब अपन सोचेंगे कि अब आगे और क्या पूछ सकता है यूपीएससी। ये इस मामले में हेल्प करता है कि अपन को टॉपिक बता दिया, अपन को थीम बता दी, और किस गहराई तक जाना है अपन को वो बता दिया। तो ऐसे अपन को PYQs को थोड़ा गेस करना है। पूछिए। जो सॉल्यूशन आते हैं मार्केट में PYQ के, उनको यूज करना है क्या वैल्यू ऐड करने के लिए, कीवर्ड्स निकालने के लिए? सोल्यूशन आते हैं जो क्वेश्चन ही देखने हैं। PYQs के, इतना नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। इसकी जगह आप टॉपर्स कॉपीज देखिए, और मान लो आप कोई भी टेस्ट सीरीज, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो इसके मॉडल आंसर यही बहुत होता है आपको एक अच्छा सा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। PYQs के सोल्यूशन देखना बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है, कि आपको वो बस बता देगा कि ऐसे करना है। जब अपन PYQs खुद से देखते हैं, तब वो अपना, वो कहते हैं ना सर, जो कह के गए कि खुद से ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो खुद से ही जो विकसित होती है, वो खुद से ही होती है। अगर अपन को रेडीमेड कोई सोल्यूशन करके दे देगा, अपन बस पढ़ लेंगे, कभी भी अपने को फीड बस हो जाएगा, अपन खुद से नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि ऐसी चीज़ों के ऊपर मत जाइए, खुद से ही करिए तो बेहतर रहेगा। हाँ मैम, हाउ टू टेक मोस्ट एडवांटेज ऑफ टॉपर्स आंसर कॉपी। टॉपर की आंसर कॉपी दो तरह से देखी जा सकती है। पहला चीज़, आप पहले टॉपर ने जिस क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिखा है, आप उस क्वेश्चन के ऊपर खुद से आंसर लिखिए। फिर आपने अपना आंसर लिख लिया है, फिर अब देखिए कि उस टॉपर ने उस आंसर को कैसे लिखा है। अब आप गैप देखिए कि क्या क्या गैप्स हैं। गैप्स में आप दो चीज़ें देखेंगे कि पहला स्ट्रक्चरिंग का गैप है, कि अगर डिमांड्स क्या क्या हैं, जितनी डिमांड्स होंगी उतनी ही हेडिंग्स होंगी एक आंसर में। तो हो सकता है कि आपने कम हेडिंग्स दी हों, या फिर अगर आपने ठीक ठाक हेडिंग्स दी हैं तो आपने गलत हेडिंग्स दी हों, क्योंकि आपने डिमांड अच्छे से नहीं पकड़ी हो। तो एक तो ये समझना है टॉपर से कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे निकालना है, क्वेश्चन की जो मांग है उसको कैसे डिकोड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो टॉपर के आंसर कॉपी से आप ले सकते हैं, वो है कंटेंट। जो एग्जाम्पल है, जो डेटा है, जो फैक्ट है, जो केस स्टडी दे रखे हैं, जो केस लॉस दे रखे हैं, जो आप पूछ रहे थे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, वहाँ से आप सीधे रेडीमेड चीज़ें उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने से पुराने टॉपर्स की उठाई है, और टॉपर्स बोलते हैं खुल के, मैंने भी ली है। तो ऐसे करना चाहिए। विकास, मैंने आपका आंसर दे दिया है कि फॉर्मल लैंग्वेज कैसे, मैंने पहली चीज़ यही बताई थी। दूसरा है कि मैम व्हाट इज द राइट वे टू रीड, लाइक हाउ वुड आई डू इन टॉपिक फंडामेंटल राइट स्टेप्स फॉर, बता दिया है मैंने गौरव। और पूछिए क्या क्या इश्यूज हैं आपके, और कुछ। अब ये वीडियो दोबारा
यूट्यूब पे अपलोड होगी तो आप दोबारा जाके देख लीजिएगा विकास। मेनली मैंने यही कहा था कि फॉर्मल लैंग्वेज तभी हो पाती है जब अपन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, तभी वो फॉर्मल लैंग्वेज लगती है, अदरवाइज वो लेमैन लैंग्वेज ही लगेगी। ठीक है, और पूछिए, आप में से किसी को और पूछना है तो, कोई और इशू? ओके, ठीक है, तो आई थिंक यूट्यूब पे भी एंड जूम पे भी लोगों ने पूछ लिए हैं जितने क्वेश्चंस पूछ सकते थे। तो स्टिक टू वन टेस्ट सीरीज, शॉर्ट एक अच्छी टेस्ट सीरीज है, मतलब जिस हिसाब से रैंकर्स और ये सब इजीली अवेलेबल है नहीं होते, हमें तो नहीं थे, है ना, तो कोशिश करिए कि, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद की गलतियों से सीखें, इतना समय नहीं है, 20s बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मुझे ऐसा लगता है, तो क्यों इस पे खुद से ही सीखना कि नहीं नहीं, रैंकर्स मिल रहे हैं उनसे टिप्स ले लीजिए, मेंटोरशिप है, एक टेस्ट सीरीज है, सब कुछ मिल रहा है एक जगह, आंसर्स मिल रहे हैं, एक सब कुछ है, तो गो फॉर इट। आई वुड सजेस्ट कि ये एक अच्छा एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।